जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी पर, यानी अधिवास या बस्ती भूगोल के ऊपर, जो हमारी तीसरी यूनिट है और हमारे सिलेबस का छठा चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास या मानव बस्ती। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, करते हैं एंजॉय इसके साथ। देखिएगा, हमें पता है हमारी तीन मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज हम अपने मकान पर बात कर रहे हैं। आज हम उस स्थान की बात कर रहे हैं जहां पर हम रहते हैं। वो झोंपड़ी हो सकती है, वो कच्चा मकान हो सकता है, वो पक्का मकान हो सकता है, वो कोई बड़ा महल हो सकता है, वो बड़ी कोठी हो सकती है। यानी हमारे रहने की जो स्थान है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं भी, अधिवास किसे कहते हैं, अधिवास क्या है। देखिएगा, हमारा जो रहने का स्थान है, जिसे हम आवास, मकान, घर, निवास स्थान या आश्रय स्थल कहते हैं, इनके समूह को ही इनके ग्रुप को ही कहा जाता है मानव अधिवास यानी मानव बस्ती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भी अधिवास जिससे मिलकर बनता है, अधिवास जिससे मिलकर बनता है, उसको हम कहते हैं मूलभूत इकाई, बेसिक यूनिट। तो अधिवास की मूलभूत इकाई कौन हुई? वो है आवास, मकान, घर, निवास स्थान या शेल्टर हाउस जो है। इन सब को अधिवास की मूलभूत इकाई कहा जाता है और इनके समूह को ही कहा जाता है अधिवास या बस्ती, जो झोंपड़ी से लेकर किसी बड़े महल तक हो सकते हैं। कच्चे हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम अधिवास कहते किसे हैं, यानी अधिवास का अर्थ यानी अधिवास की परिभाषा पर बात करते हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। परीक्षा की दृष्टि से भी मानव अधिवास या मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के यानी निवासों के संगठित समूह को कहा जाता है अधिवास। अब बात ये आती है भी, अधिवास हम किसके लिए बनाते हैं? देखिएगा, अधिवास या बस्ती हम बनाते हैं हमारे रहने के लिए, हमारे निवास के लिए बनाते हैं, हम हमारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाते हैं। तो इसी आधार पर देखिएगा, एक परिभाषा देखते हैं, विडाल डी ला ब्लास। इस भूगोलवेत्ता का हम नाम पहले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपसे प्रश्न आता है सामान्य मानव अधिवास या बस्ती किसे कहते हैं, आप ये परिभाषा लिख सकते हो। और अगर आपकी परीक्षा में पर्टिकुलर नाम देके, जैसे विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव अधिवास की परिभाषा दीजिए, तब आपको पर्टिकुलर इस परिभाषा को लिखना है। बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है। मानव द्वारा स्वयं के निवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए बनी संरचना को मानव अधिवास कहते हैं। तो यानी स्वयं के निवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाता है, वो जो स्ट्रक्चर बनाता है, उसे ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती कहा जाता है। तो इसमें दो शब्द हैं, अपने निवास के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए। तो दो परिभाषाएं होगी आपके पास, एक ये सामान्य परिभाषा और दूसरी पर्टिकुलर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार ह्यूमन सेटलमेंट की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं निवास यानी रहने के आधार पर अधिवास की उत्पत्ति के कितने भाग हैं या भेद है। तो निवास के आधार पर अधिवास की उत्पत्ति के दो भाग हैं।
दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अस्थाई अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास, यानी टेम्परेरी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट। अब हम इनको समझते हैं भी ये क्या है। देखिएगा, प्राचीन काल से ही मानव ने क्या किया? मानव अपने जीवन यापन के लिए आखेट करता था, शिकार करता था, संग्रहण करता था। तो आखेट और भोजन सामग्री के संग्रहण के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, तो थोड़े टाइम के लिए वहां रुकता था, तो इसलिए वहां पर उसने अपनी अस्थायी यानी टेम्परेरी है वो जो मकान है, जो जगह है या निवास स्थान है वो बनाता था। आज की अगर हम बात करें तो आज भी हमारी जो ट्राइब्स है, जो जनजातियां हैं, जैसे हम बात करें नागा जनजाति, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा भी है इनके बारे में, किर्गिज जनजाति या हमारी एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, बद्दू जनजाति, आज भी ये जो जनजातियां हैं वो अस्थायी अधिवास है वो बनाती है। जैसे याद करो, हमने एस्किमो पे पढ़ा, जब बहुत अधिक सर्दी हो जाती है तो क्या बनाते थे वो? इग्लू। इग्लू, बर्फ से, ठंड से बचने के लिए इग्लू बनाते थे, उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यानी आज भी आधुनिक युग में भी ये जनजातियां हैं वो अस्थायी निवास करती है। अब बात ये आती है भी कब करते थे? जब आखेट और संग्रहण का कार्य करता था। धीरे धीरे मानव को जब ये लगने लगा भी उसका जीवन यापन है वो सिर्फ इन दो से नहीं हो सकता, तब उसने महसूस किया भी उसे कृषि करनी चाहिए, उसे पशुपालन करना चाहिए। तो जब कृषि और पशुपालन की तरफ व्यक्ति बढ़ा तो उसे समूह की आवश्यकता हुई। तो यानी उस समूह के आधार पर जब व्यक्ति समूह में रहने लगा कृषि और पशुपालन करने के लिए, तब कहा गया भी शायद व्यक्ति स्थायी निवास बनाना स्टार्ट कर दिया। तो स्थायी अधिवास कब करने लगा व्यक्ति? जब वो कृषि और पशुपालन करने लगा, या यूं कहूं जब व्यक्ति समूह में रहने लगा, तब उसे परमानेंट सेटलमेंट की आवश्यकता है वो महसूस हुई। तो ये था उत्पत्ति के दो भाग, जो किसके आधार पर हमने पढ़े? निवास के आधार पर, रहने के आधार पर। तो देखिएगा, हमने कहा भी हमारे जो ये मूलभूत इकाई है, आवास, मकान, घर, निवास गृह, इन सब की अगर हम बात करें तो ये अस्थायी हो सकते हैं, ये हमारे स्थायी हो सकते हैं। कच्चे हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं, झोंपड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े महल हो सकते हैं, और इन्हीं के समूह को हमने कहा मानव अधिवास। मानव अधिवास। अब हम बात करते हैं मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य। देखिएगा, आपको दो तरीके से इसको याद रखना है, चाहे आपसे उद्देश्य पूछ ले, चाहे आपसे उपयोगिता पूछ ले, मुद्दा एक ही रहेगा, बस थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखना है। तो मानव अधिवास जो हम बनाते हैं, निर्माण है, उसका उद्देश्य क्या है, अर्थात उसकी उपयोगिता क्या है, उस पर अब हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, हमने यहाँ चार प्रमुख उद्देश्य यानी चार प्रमुख उपयोगिता लिखी है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले निवास के लिए। निवास के लिए यानी अधिवास जो व्यक्ति बनाता है वो अपने और अपने परिवार के रहने के लिए बनाता है और अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाता है। तो प्रमुख उद्देश्य है निवास के लिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सुरक्षा के लिए। अपने परिवार का और अपने जो पालतू जानवर है उनको दूसरों से सुरक्षित रखने के लिए अधिवास यानी बस्ती का यानी मकान का निर्माण है वो करता है। और साथ में यूं कहूं भी प्रतिकूल परिस्थितियां, आंधी तूफान आदि जो आते हैं, बाढ़ आ जाती है, उन सब से बचने के लिए भी वो अधिवास का निर्माण करता है। तीसरी बात करते हैं भंडारण के लिए।
भंडारण के लिए, यानी वस्तु का जो संग्रह करता है उसका भंडारण करने के लिए, यानी अपने खाने की जो चीज़ें हैं, दैनिक जीवन की जो उपयोगी चीज़ें हैं, उनको एक जगह संग्रहित रखने के लिए भी वो अधिवास का निर्माण करता है। और चौथी बात है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए। देखिएगा, मानव अपने जीवन में बहुत सी क्रियाएं करता है, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उसके लिए भी उसको मकान की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी उसको एक बस्ती की, अधिवास की आवश्यकता होती है। और इन सब के समापन और संचालन के लिए ही जो ऑफिस है, स्कूल है, जो कोर्ट है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है आदि, इन सब का निर्माण किया जाता है। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य है, या यूं कहूं उपयोगिता है, जिनके लिए एक मानव अपने अधिवास का निर्माण करता है। बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के क्लासिफिकेशन के ऊपर, वर्गीकरण के ऊपर। मानव अधिवास का वर्गीकरण करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं भी जो हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं उसका आधार क्या है, किस आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिएगा, आधारभूत कार्यों और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर भी लोग कौन सा काम करते हैं और वहां की प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी है, इनके आधार पर ह्यूमन सेटलमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, आधारभूत कार्यों और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अधिवास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण अधिवास, यानी इंग्लिश में कहते हैं रूरल सेटलमेंट, और दूसरा है नगरीय अधिवास यानी नगरीय बस्ती यानी अर्बन सेटलमेंट्स यानी अर्बन बस्ती की। तो 2 आधार है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब हम इनको परिभाषित करते हैं भी ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं और नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। देखिएगा, जिन अधिवासों में या जिन बस्तियों में लोग खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं, यानी कृषि और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं, उन बस्तियों को ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा। देखिएगा, जिन बस्तियों के लोग कृषि और पशुपालन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, उन बस्तियों को ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। या हम इसको और इजी कर दे, जब लोग प्राथमिक व्यवसायों से, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं या उन पर निर्भर रहते हैं, तो वो ग्रामीण अधिवास होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि और पशुपालन करना, आखेट करना, संग्रहण करना, खनन कार्य आदि, ये सारी। तो प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों का जो क्षेत्र है वो रूरल सेटलमेंट होता है। अब अगर एक चीज समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता आपको अर्बन में कोई समस्या आएगी, क्योंकि व्यवसायों के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। प्राथमिक इधर आ गया तो बाकी के जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, व्यवसायों की 5 श्रेणियां हमने बना रखी है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो व्यवसाय का प्रकार है, अगर जिस बस्ती के लोग इन व्यवसायों से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो उन्हें अर्बन यानी नगरीय अधिवास कहा जाता है। तो आप ये भी परिभाषा के रूप में लिख सकते हो, या आपने जो पहले लिखी उस आधार पर लिखो। तो जिन बस्तियों के लोग विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, संचार, इंफॉर्मेशन, सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन बस्तियों को नगरीय अधिवास कहा जाता है। अर्थात द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़े हुई जो बस्तियां हैं, वहां के जो लोग हैं, वो नगरीय अधिवास कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह क्लियर हुआ होगा भी ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं और नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। इस चैप्टर में अब इन्हीं के बारे में तो हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है।
अब इनको विस्तृत रूप से हम स्टार्ट करें, मैं एक चीज यहां पर आपके और क्लियर करना चाहता हूं, और वो है आकार के आधार पर। गौर कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, साइज के आधार पर ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, या यूं कहूं भी आकार के आधार पर ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के नाम क्या है। सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं और सबसे बड़ी यूनिट को क्या कहते हैं। अब बात करते हैं हम आकार के आधार पर अधिवासों का नामकरण यानी प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा डायग्रामेटिक तरीके से हम इसको समझते हैं, और इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो अलग अलग बस्तियों के जो नाम हैं वो चीज़ आपके यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने नाम लिखा है यहाँ पर पल्ली या पूर्वा, पल्ली या पूर्वा, ध्यान दीजिएगा। पल्ली या पूर्वा ये है मानव की जो बस्ती है, जो अधिवास है, उसका सबसे छोटा रूप। तो ध्यान दीजिएगा, अधिवास का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है, उसे पल्ली, पूर्वा या नंगला कहा जाता है। ठीक है, तो आप किताब में देखेंगे यहाँ पुराना शब्द लिखा हुआ है, वो सही नहीं है, सही नाम है इसका पूर्वा। तो पल्ली, पूर्वा या नंगला है वो अधिवास का सबसे छोटा रूप है। अब आप समझिएगा अभी ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है उस बस्ती में जो मकान है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। बस्ती में मकान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोग खेत में ढाणी बनाते हैं, अपने खेत होता है उसके बाहर है वो ढाणी बना लेते हैं अपनी ज़मीन में। तो आप ये समझ लीजिए समझने के लिए भी पल्ली या पूर्वा वो ढाणी वाला रूप हो गया, जिसमें अलग अलग काफ़ी दूरी पर है वो ढाणियाँ बनी हुई होती है। ठीक है, तो पल्ली या पूर्वा है वो अधिवास का सबसे छोटा रूप है, ढाणी रूप है। उसके बाद जब बहुत से लोग आपस में अपने कृषि कार्यों के लिए, पशुपालन के लिए समूह में रहने लग जाते हैं तब वो बन जाता है विलेज। तो अधिवास का पहला पल्ली और दूसरा रूप, बड़ा रूप क्या कहलाएगा, गांव कहलाएगा, जहां के लोग अधिकतर है वो कृषि कार्य से ही जुड़े हुए होते हैं, यानी किसान होते हैं, जहां की संख्या 100, 150 से लेकर 500, 600, 700, 1000 तक है वो हो सकती है। और गांव का जो बड़ा रूप होता है उसको कहा जाता है कस्बा या टाउन कहा जाता है। कस्बा या टाउन जहां की जनसंख्या है वो 500, 700, 1000 से लेकर 50,000, 60,000 के मध्य होती है। और यहाँ की अगर कस्बे की हम बात करें, सुविधाओं की, कार्यों की बात करें, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के एलिमेंट है, वो तत्व है वो मौजूद होते हैं। तो यानी पल्ली, पल्ली से बड़ा गांव, गांव से बड़ा कस्बा हुआ, और कस्बे से बड़ा होता है नगर, जिसे हम कहते हैं सिटी। तो इसका मतलब अब हम नगरीय अधिवास की तरफ चल पड़े हैं। पहले हमने ग्रामीण अधिवास के नामों की बात की और अब हम नगरीय अधिवास के नामकरण पर बात कर रहे हैं, यानी नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, उनके प्रकार पर बात कर रहे हैं। तो पहला है सिटी, नगर। अब आपको यहां क्या ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से भी, एक तो इसकी परिभाषा भी, जनसंख्या वहां की कितनी है, वो कौन से कार्यों से जुड़ी हुई है, या एक दो एग्जाम्पल आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं भी, नगर या सिटी किसे कहते हैं। तो 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को नगर कहा जाता है। 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वालों को। और नगर यानी सिटी के अंतर्गत ज्यादातर जो लोग हैं, 50% से जो अधिक जो लोग हैं वो गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्यों के अंतर्गत है वो जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण स्वरूप जैसे हमारा बीकानेर शहर, बीकानेर, बीकानेर, तो नगर का एग्जाम्पल हो गया अपने बीकानेर। ठीक है, अब बात करते हैं
नगर, नगर से बड़ा रूप होता है महानगर। महानगर। अब कोशिश कीजिए आप इनके इंग्लिश नाम भी याद रखें क्योंकि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। महानगर को कहा जाता है मेट्रो सिटी या मेट्रोपोलिस। महानगर मतलब मेट्रो सिटी या मेट्रोपोलिस। अब बात करते हैं किन्हें कहते हैं। जहां की जनसंख्या जिन नगरों की 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। और अधिकतम की बात करें तो 50 लाख से कम वाली बात आ जाती है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेट्रो सिटी कहा जाता है। और यहां के जो लोग हैं ज्यादातर वो औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात वो इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं वो नगर। तो औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों के ये प्रमुख नगर होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर हुई, जयपुर, हमारा जोधपुर हुआ, हमारा कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा है वो मेट्रो सिटी का दर्जा उनको प्राप्त है। अब बात करते हैं महानगर का बड़ा रूप जिसको कहा जाता है सन नगर। सन नगर, और इंग्लिश में बोलते हैं कन्नरबेशन, कन्नरबेशन या कन्यूरबेशन कहा जाता है। आप पहले इसको देखिएगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखिएगा CON इंग्लिश लिखा है यहां पर और URBAN अर्बन, CON और अर्बन। तो सन नगर यानी कन्नरबेशन है वो दो शब्दों का मेल है जिसमें कन का मतलब है कंटिन्यूअस यानी सतत यानी लगातार, तो कंटिन्यूअस, और अर्बन का मतलब है नगरीय क्षेत्र। ठीक है, तो फैला हुआ नगरीय क्षेत्र। तो इस आधार पर इसका अगर शाब्दिक व्याख्या करें तो क्या हुआ, लगातार फैला नगरीय क्षेत्र, कंटिन्यूअस अर्बन, इन दोनों को मिलाकर बना है कन्नरबेशन बना है जिसको हम हिंदी में सन नगर कहते हैं, यानी लगातार फैला नगरीय क्षेत्र। अब यहां पर दो महत्वपूर्ण बात आ जाती है भी, ये शब्द किसने दिया, कन्नरबेशन सन नगर शब्द है वो किसने दिया और कब दिया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। कब की बात करें तो 1915 में आया ये शब्द, 1915 में आया। और किसने दिया, देने वाले का नाम है पैट्रिक गिडीज। पैट्रिक गिडीज ने 1915 में सन नगर यानी कन्नरबेशन शब्द है वो दिया, जिसका मतलब होता है लगातार फैला हुआ नगरीय क्षेत्र। अब इसको और इजी तरीके से हम समझें, इसकी और सिंपल परिभाषा अगर हम बनाएं तो आप देखिएगा, कई नगरों के आपस में मिल जाने से बना विशाल नगरीय क्षेत्र, कई नगरों के आपस में मिल जाने से बना विशाल नगरीय क्षेत्र सन नगर कहलाता है। जैसे कोई बड़ा शहर है, जैसे हम मान ले भी ये दिल्ली है और दिल्ली से लगता ही है यूपी का नोएडा, तो ये क्या हुआ, दो बड़े नगर आपस में अब मिल चुके हैं, अब उनके बीच में कोई जगह खाली नहीं बची हुई है। तो कई बड़े नगर जब आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है सन नगर कहा जाता है। अब एग्जाम्पल हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, अभी जो मैंने कहा आपको दिल्ली नोएडा, दिल्ली और नोएडा बिल्कुल आपस में मिक्स है। ठीक है, दिल्ली गुड़गांव, तो दो बड़े नगर है वो आपस में मिल गए हैं, तो ये सन नगर का एग्जाम्पल है वो हो जाता है। इसी प्रकार कोलकाता, हावड़ा, ये भी आपस में मिल गया है। तो दो या दो से अधिक बड़े नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे कन्नरबेशन यानी सन नगर कहा जाता है, जो किसने बताया, पैट्रिक गोडीज ने। पैट्रिक गोडीज ने 1915 में हमें बताया। उसके बाद सन नगर से ही बड़ा रूप आता है जिसका नाम है वृहत नगर या विशाल नगर। विशाल नगर जिसको इंग्लिश में कहते मेगालोपोलिस।
अब ध्यान दीजिएगा, हम जो अधिवास पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, तो सबसे बड़ा अधिवास है ये। तो मानव अधिवासों में सबसे बड़ा अधिवास, सबसे बड़ी बस्ती का नाम क्या है? तो वो है मेगालोपोलिस, यानी विशाल नगर है। हमने पहले पढ़ा सबसे छोटा अधिवास का रूप क्या कहलाता है? पल्ली, पुरवा या नंगला कहलाता है, जबकि सबसे बड़ा रूप क्या कहलाता है? मेगालोपोलिस कहलाता है। और यहां भी वही सन्नगर की तरह भी ये शब्द किसने दिया और कब दिया? ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आया 1957 में। आपकी किताब में 1857 लिखा है जो मिसप्रिंट है, 1957 में, और देने वाले का नाम है जीन गोटमैन। तो जीन गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया 1957 में, जबकि पैट्रिक गिडीज ने 1915 में शब्द दिया कन्नरबेशन यानी सन्नगर शब्द दिया। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को, 50 लाख से कम और 10 लाख से अधिक वाले को क्या कहते हैं? मेट्रो सिटी कहा जाता है। दो सिटी आपस में बड़े जुड़ते हैं तो उसे सन्नगर कहते हैं। और 50 लाख से अधिक आबादी वाली जो नगर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस यानी विशाल नगर कहा जाता है। इन्हें विश्व नगरी, वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बड़े महानगर है, दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, वो मेगालोपोलिस यानी विशाल शहरों के अंतर्गत आते हैं। ये विशाल शहर है, ये वर्ल्ड सिटी है हमारे इंडिया के। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़े से टाइम में आप पुनः रिपीट कर देते हैं एक बार। सबसे छोटा रूप पल्ली, पल्ली से बनता है गांव, गांव से बड़ा रूप कस्बा, कस्बे से बड़ा रूप नगर यानी सिटी, नगर से बड़ा रूप महानगर यानी मेट्रो सिटी या मेट्रोपोलिस, इससे जो बड़ा रूप है वो कन्नरबेशन यानी सन नगर, और इससे बड़ा रूप है वो विशाल नगर या मेगालोपोलिस है, जो अधिवासों में सबसे बड़ा रूप होता है। सबसे छोटा पल्ली, सबसे बड़ा मेगालोपोलिस होता है। तो 50 लाख से अधिक वाला विशाल नगर, दो बड़े नगर जुड़ते हैं तो सन नगर, 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम तो महानगर, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उन्हें हम सिटी या कहते हैं। कस्बा है वो नगर और गांव के बीच की कड़ी हो गई, जहां गांव और शहर दोनों के प्रतिरूप हमें एलिमेंट है वो देखने को मिलते हैं। और हमारी ढाणी या किसी बस्ती में जो दूर दूर जो मकान बने होते हैं उस रूप को कहा जाता है पल्ली या पुरवा कहा जाता है। तो आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने ये समझने की कोशिश की भी मानव अधिवास किसे कहते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है और उसके जो प्रकार हैं वो क्या है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास, और साथ में हमने अधिवासों के कुछ महत्वपूर्ण नामों पर भी चर्चा की, और सबसे अंत में हमने नगरीय जो अधिवास है उसके चारों प्रकारों पर बात की, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।